हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बिजनेस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं सेमेस्टर 1 के अंदर। अब यहाँ पे आज है हमारा लेक्चर नंबर 8। ऑब्जेक्टिव्स पार्ट हम पढ़ रहे हैं। बिजनेस के अंदर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं एंड स्टेप्स टू सेट ऑब्जेक्टिव्स, वो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। अब इन ऑब्जेक्टिव्स के टाइप्स क्या क्या होंगे वो हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स के क्या क्या क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं उसका वो हमें देखना है आज। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस फर्म कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स एज शोन बिलो। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ट के ज़रिए हमें उन लोगों ने बताया है कि 5 टाइप में उन लोगों ने डिवाइड किया है, 5 ग्रुप में उन लोगों ने क्लासिफाई किया है ऑब्जेक्टिव्स को, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को। सबसे पहला आता है ऑर्गेनिक, ठीक है। सेकेंड आएगा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। अब इन सारे ही टाइप को हमें डिटेल में पढ़ना है। अब ऑर्गेनिक में है सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रेस्टीज, वो देखेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ, उसमें आने वाला है प्रॉफिट, इनोवेशन, वेल्थ एक्सेट्रा। सोशल में आएगा एम्प्लॉयज़, शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स एक्सेट्रा। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में आएगा वर्किंग कंडीशंस, वेजेस एक्सेट्रा। नेशनल ऑब्जेक्टिव्स सेल्फ सफिशिएंसी, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर। ये चीज़ें आने वाली हैं नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, जब भी बिजनेस जब काम करेगा, ऑब्जेक्टिव्स भी वो सेट कर रहा है, तो बिजनेस क्या करेगा, खुद के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स वेल्थ क्रिएशन देखेगा, प्रॉफिट के लिए भी सोचेगा। सोशल ऑब्जेक्टिव्स, सोसाइटी से ही बिजनेस चल रहा है, एम्प्लॉयज़ सोसाइटी से मिल रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज सोसाइटी से मिल रहे हैं, कि बाकी सारे रिसोर्सेज भी सोसाइटी से मिल रहे हैं, तो सोसाइटी के बारे में भी सोचना होगा। नेक्स्ट इज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन एम्प्लॉयज़ से रिलेट करेगा कि बिजनेस एम्प्लॉय के बारे में क्या सोचता है। नेक्स्ट आता है नेशनल ऑब्जेक्टिव। नेशनल ऑब्जेक्टिव, हम जिस कंट्री में हम काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उस कंट्री के बारे में भी सोचना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्लासीफाई किया गया है इस ऑब्जेक्टिव्स को। अभी स्टार्ट करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं एक एक ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला हम करने वाले हैं ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अब ऑर्गेनिक की हम बात करेंगे तो हम कहेंगे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस क्या क्या होंगे। ठीक है, जैसे हम हमारी लाइफ के जो बेसिक कहे जाते थे पहले कि चलो ज़िंदगी जीने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, रोटी, कपड़ा, मकान, ऐसे कहा जाता था, तो वैसे ही बिजनेस के लिए कौन कौन से बेसिक ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे उसे हम कहेंगे ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स आर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स रिलेटिंग टू अ फर्म। सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करना चाहता है बिजनेस, द ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी अकम्प्लिश्ड बिफोर अचीविंग अदर इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अभी तुम बेसिक ऑब्जेक्टिव ही पहले अचीव नहीं कर रहे हो तो बाकी के अचीव कर ही नहीं सकते। पहले बेसिक अचीव करना है, बिजनेस पहले कुछ बेसिक चीज़ें कर लेगा, उसके बाद वो सोसाइटी के लिए कुछ सोचेगा, एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ सोचेगा, नेशन के लिए कुछ सोचेगा। ठीक है, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज थ्री फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। इसका दूसरा नाम है थ्री फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स। नाउ द ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड द 3 मेन बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। कौन कौन से 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस के रहेंगे? सबसे पहला आता है यहाँ पे सर्वाइवल, सेकेंड इज ग्रोथ एंड थर्ड इज प्रेस्टीज। ये 3 आते हैं बेसिक ऑब्जेक्टिव में। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस यूनिट इज सर्वाइवल। देखिए, सबसे पहला आता है सर्वाइवल। किसी इंसान के लिए हम कहेंगे कि सबसे पहले ज़िंदा रहना ज़रूरी है तो ही वो दूसरी चीज़ें कर पाएगा, तो बिजनेस के लिए सर्वाइव होना ज़रूरी है। सर्वाइवल, अगर जो रिक्वायर्ड है वो प्रॉफिट बिजनेस अर्न नहीं करेगा, सर्वाइव ही नहीं करेगा, तो आगे के कोई ऑब्जेक्टिव वो अचीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक बार बिजनेस ने सर्वाइव कर लिया, मार्केट में कंपटीशन में वो टिक पाया,
तो बाकी के सारे काम वो करेगा, फिर वो धीरे धीरे आगे ग्रोथ करेगा. वंस द सर्वाइवल इज assured, देन द बिजनेस फर्म विल गो फॉर ग्रोथ. ऑब्जेक्टिव्स. नया बिजनेस चालू हुआ है मान लो, ठीक है, मार्केट में कंपटीशन रहता है, कोई भी टाइप का बिजनेस हो. अब वो कंपटीशन में एक बार बिजनेस टिक गया, सर्वाइव हो गया, ठीक है, फिर वो सोचेगा कि चलो अभी हम इस लेवल से आगे बढ़ते हैं, अभी हम ग्रोथ करते हैं. आफ्टर अटेनिंग अ डिजायर्ड लेवल ऑफ ग्रोथ, बिजनेस ग्रो हो रहा है, धीरे धीरे प्रॉफिट अचीव कर रहा है, उसमें से वो ग्रो हो रहा है धीरे धीरे. अभी वो ग्रोथ से आगे बढ़ेगा और प्रेस्टीज के बारे में सोचेगा. प्रेस्टीज मतलब वो उसकी कॉर्पोरेट इमेज बढ़ाने के बारे में सोचेगा. नाउ आफ्टर अटेनिंग अ डिजायर्ड लेवल ऑफ ग्रोथ, अ फर्म मे वर्क फॉर प्रेस्टीज और कॉर्पोरेट इमेज इन द सोसाइटी. सोसाइटी में वो गुडविल अचीव करने की ट्राई करेगा, कॉर्पोरेट इमेज बढ़ाने की ट्राई करेगा. द ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स आर ब्रीफली एक्सप्लेन एज फॉलोज. सबसे पहला है सर्वाइवल. सर्वाइवल इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी फर्म. It is the primary objective of every business to continue its activities and prevent closure or exit from the market. बिजनेस का क्लोजर ना हो जाए, बिजनेस को मार्केट से एग्जिट ना करना पड़े, उसे हम कहेंगे सर्वाइवल स्टेटस. नाउ द प्रॉब्लम ऑफ सर्वाइवल इन कॉमन टू ऑल टाइप्स ऑफ फर्म्स एंड अराइजेस ड्यू टू इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन, changes in consumer behavior or technology, labor problems and so on. सर्वाइवल के इश्यूज क्यों आते हैं? कंपटीशन बढ़ जाता है, ठीक है, हमारा कॉम्पिटिटर आगे निकल गया, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, या फिर कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हो रहा है, ठीक है, कंज्यूमर को जिस तरीके के प्रोडक्ट चाहिए वो हमारे पास नहीं अवेलेबल हो रहे हैं, कहीं और है तो कंज्यूमर वहाँ चले गए. ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसकी वजह से सर्वाइवल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है. द सर्वाइवल प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय टेकिंग सर्टन स्टेप्स लाइक. अब बिजनेस को सर्वाइव करना हो तो वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है. सबसे फर्स्ट आता है कॉस्ट रिडक्शन मेजर. हमेशा ही क्या ट्राई करना है कि हमारी कॉस्ट कम होती रहे ताकि हमारा प्रॉफिट सामने बढ़ता रहे. ऑफ कोर्स कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ने ही वाला है. रिडक्शन इन वेस्टेज, जो भी हम रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं या फिर अदर रिसोर्सेज जो हम यूज़ कर रहे हैं, हम ट्राई करेंगे कि उसमें हम एकदम मिनिमम वेस्टेज करें. रिडक्शन इन वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज, आउटसोर्सिंग नॉन कोर एक्टिविटीज़ एंड सो ऑन. आउटसोर्सिंग की एक फैसिलिटी अवेलेबल होती है बिजनेसेस के पास, जहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, नॉन कोर एक्टिविटीज़, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो बिज़नेस के लिए एकदम मेन इम्पॉर्टेंट नहीं है, वैसी एक्टिविटीज़ को वो आउटसोर्स कर देते हैं, मतलब किसी और को दे देते हैं वो उसके लिए परफॉर्म करे. जैसे हम कहेंगे कैंटीन फैसिलिटी है, हाउस कीपिंग सर्विस है, सिक्योरिटी सर्विस है, ठीक है, ये बिज़नेस की एकदम मेन एक्टिविटी नहीं है. बिज़नेस जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है या प्रोडक्शन कर रहा है वो सारी कोर एक्टिविटीज़ हो जाती है मेन. बाकी की ये जो हमने एग्जांपल देखे कैंटीन फैसिलिटी वगैरह वो नॉन कोर है. तो बिज़नेस क्या करेंगे, उसे आउटसोर्स कर देंगे, किसी और को वो काम दे देंगे, तो उससे क्या होगा, बिज़नेस उसके कोर एरियाज़ में फोकस कर पाएंगे. तो इसकी वजह से भी कॉस्ट रिडक्शन में काफ़ी हेल्प मिलती है. कॉस्ट रिडक्शन कर सकता है बिज़नेस. उसके बाद आता है इम्प्रूवमेंट इन कस्टमर रिलेशनशिप. Customer relationship can be enhanced by supplying quality goods at right prices, prompt after sale services, special schemes for priority customers, etc. कस्टमर रिलेशंस में इम्प्रूवमेंट करके भी मार्केट में हम टिक सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं. नेक्स्ट है गेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू इनोवेशन एंड इन प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड अदर फंक्शनल एरियाज. कुछ ना कुछ इनोवेशन हम करते रहेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमें मिलेगा एंड सर्वाइव करेंगे हम बिजनेस में, मार्केट में. कांस्टेंट मॉनिटरिंग, कॉन्स्टेंटली चेक करते रहना है, मॉनिटर करना है. कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज कॉम्पिटिटर स्ट्रेटजीज, कस्टमर प्रेफरेंसेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एक्सेट्रा.
अकॉर्डिंगली फ्रेमिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज टू डील विद द सिचुएशन। देखिए ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बिलोंग करती है, कस्टमर प्रेफरेंसेस है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, कॉम्पिटिटर स्ट्रेटजी है, एक्सेट्रा। तो हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट की चीज़ें तो हमें पता ही रहती है कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। एक्सटर्नल पे अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें मार्केट के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं रहेगा और हम मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहना है ये सारी ही चीज़ें कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई है, कंज्यूमर के प्रेफरेंस में कुछ चेंज हुआ है या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, एंड अगर चेंजेस आए हैं तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें भी चेंजेस करने होंगे हमारे बिजनेस में। Now next is optimum utilization of resources to ensure higher returns to the organization. Resources का maximum use करना, वेस्टेज कम करके। और हम दूसरी आगे और कर सकते हैं, obtaining employees suggestion to improve performance and motivating the employees by providing monetary and non-monetary incentives. क्या करेंगे हम, एम्प्लॉयज़ के सजेशन ले सकते हैं टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। एम्प्लॉयज़ ही होते हैं जो एक्चुअल में काम करते हैं, एफर्ट्स लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो उनके हम सजेशंस कंसीडर कर सकते हैं, एंड दूसरा हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं अच्छे से परफॉर्म करने के लिए थ्रू मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी मेजर्स या इंसेंटिव्स वी कैन से। चलिए, तो सबसे फर्स्ट हमने देखा सर्वाइवल की हमने बात की, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो गया। नाउ नेक्स्ट इज ग्रोथ। एक बार हमने सर्वाइव कर लिया मार्केट में, हमारे बिजनेस ने सर्वाइव कर लिया, तो फिर अभी हम ग्रोथ करने की सोचेंगे, आगे बढ़ने की सोचेंगे, ठीक है, प्रॉफिट करने की सोचेंगे। ना ग्रोथ इज सेकेंड मेजर ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ग्रोथ may be defined as expansion of business activities by introducing new product or by expanding existing product line or by entering into new market। ये चीज़ें अगर हम करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमने बिजनेस एक्सपैंड किया या बिजनेस ग्रो किया। ग्रोथ कैन बी अचीव्ड बाय अडॉप्टिंग इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजीज एंड और एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजीज। कुछ भी हो सकता है, इंटरनली भी हम ग्रो कर सकते हैं, एक्सटर्नली भी कर सकते हैं। इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजीज क्या क्या हो सकती है, तो उसमें आता है सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया, हमने कुछ नया प्रोडक्ट लाया। नेक्स्ट इज मार्केट डेवलपमेंट। अब यहाँ पे एंटरिंग इन न्यू मार्केट, यहाँ पे क्या था, नया प्रोडक्ट ही हमने इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे हमने न्यू मार्केट में एंटर किया, मतलब प्रोडक्ट वही है, नए मार्केट में गए हम। मार्केट पेनिट्रेशन, एक्सपांडिंग द एग्जिस्टिंग मार्केट। एग्जिस्टिंग मार्केट में जितना भी शेयर है उसे हम बढ़ाने की ट्राई करेंगे, उसे हम कहेंगे मार्केट पेनिट्रेशन। तो ये आती है इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व। एक्सटर्नली हम क्या क्या कर सकते हैं ग्रो करने के लिए, मर्जर करेंगे, दो बिजनेस मिलके, ठीक है, जैसे ए कंपनी है, बी कंपनी है, दोनों मर्ज हो गए, एक साथ आ गए, ए बी कंपनी बना लिया, मर्जर्स किया। एक्विजिशंस एंड टेक ओवर्स कर सकते हैं, ए कंपनी ने बी कंपनी को खरीद लिया, ठीक है, एक्विजिशन किया, टेक ओवर किया। टर्न की प्रोजेक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट या कोई प्रोजेक्ट ले सकते हैं हम, स्टार्ट कर सकते हैं। जॉइंट वेंचर, सेम शॉर्ट टर्म के लिए कुछ बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जॉइंट वेंचर करेंगे। ये सारी चीज़ों करने से हम ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। तो ये हो गया एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट आता है प्रेस्टीज। अभी सर्वाइव भी हमने कर लिया, ग्रोथ भी हम कर रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अभी आता है प्रेस्टीज। प्रेस्टीज मतलब मार्केट में हम हमारी कॉरपोरेट इमेज को बढ़ाएंगे, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट की ब्रांड इमेज बहुत अच्छी हो जाएगी, कंपनी की इमेज बहुत अच्छी हो जाएगी, उसे हम कहेंगे प्रेस्टीज। नाउ अ बिजनेस नीड्स टू गेट प्रेस्टीज और रिकॉग्निशन इन द मार्केट, कि प्रेस्टीज और रिकॉग्निशन इन द मार्केट। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो बहुत सालों से चल रही है और वो अभी भी है, जैसे हम पार्ले जी बिस्किट की बात करें या अमूल कंपनी है या फिर लक्स है,
काफ़ी सारी ऐसी कंपनी है जो बहुत पुरानी है और अभी भी मार्केट में उनका इमेज बहुत अच्छी है, ठीक है, उनका ब्रांड नेम बहुत अच्छा है। इन अदर वर्ड्स, अ कंपनी नीड्स टू एंजॉय गुड कॉर्पोरेट इमेज. Some of the Indian firms that enjoy good corporate image in India and in the world include TCS, Infosys, Wipro, Taj Hotels, etc. The following are some of the ways to earn prestige. अब ये जो प्रेस्टीज की हम बात करते हैं तो प्रेस्टीज हम कैसे अर्न कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट आता है बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स। प्रेस्टीज अर्न करनी है तो सबसे पहला काम करना होगा, अच्छी गुड्स देना होगा, क्वालिटी, या तो फिर क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करनी होगी। बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस विथ अ कंटिन्यूअस एम्फोसिस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये क्वालिटी प्रोडक्ट की जो हमने बात की वो हम कैसे दे सकते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट, जब हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया हो तब, ठीक है। रिसर्च मतलब हम कंटिन्यूअसली कस्टमर के रिव्यू लेंगे, फीडबैक लेंगे कि उन्हें किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए या प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेस चाहिए, उसके बेस पे हम हमारे प्रोडक्ट में चेंजेस करेंगे तो उससे हम हमारी क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चार्ज द राइट प्राइस डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर्स लाइक कॉम्पिटिशन, नेचर ऑफ कस्टमर्स, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ों के बेस पे हम राइट प्राइस डिसाइड करेंगे प्रोडक्ट की। नेक्स्ट हम ये दो चीज़ें हो गई। चलिए अभी सम फर्म्स लाइक लंबोर्गिनी, बुगाटी, पोर्शे एंड अदर चार्ज अ वेरी हाई प्राइस फॉर देयर क्लास प्रोडक्ट्स। फॉर सच फर्म हाई प्राइस इज़ राइट प्राइस, ठीक है। अब ये जो उन लोगों ने ब्रांड बताई है वो लोग बहुत हाई प्राइस चार्ज करते हैं उनके प्रोडक्ट की, तब यहाँ पे हाई प्राइस देंगे कस्टमर क्योंकि मार्केट इमेज उनकी है ही इतनी अच्छी। तो फॉर सच फर्म्स हाई प्राइस इज़ द राइट प्राइस, हाई प्राइस ही उनका सही प्राइस है। ना नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इफ़ेक्टिव प्रमोशन मिक्स करेंगे। जो भी हम हमारे गुड्स का या फिर हमारी सर्विसेज का हम प्रमोशन करते हैं अलग अलग मोड से, तो वो हम इफ़ेक्टिव प्रमोशन मिक्स करेंगे। इफ़ेक्टिव प्रमोशन मिक्स विथ अ प्रॉपर ब्लेंड ऑफ पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, सेल्समैनशिप, स्पॉन्सरशिप, पब्लिक रिलेशन एक्सेट्रा। ये जो भी मोड्स अवेलेबल है हमारे पास प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए, उसे हम बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है CSR एक्टिविटीज़ सच एज, CSR का मतलब होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्टिविटीज़ सच एज प्रोवाइडिंग डोनेशंस टू सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, द एजुकेशन, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर एंड सो ऑन। हम हमारी कंट्री में भी देखते हैं कि बड़े बड़े जो बिजनेसेस चल रहे हैं काफ़ी सारे, वो क्या करते हैं, सोशली बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं कंट्री के डेवलपमेंट में, ठीक है। हेल्थ, एजुकेशन, फैमिली वेलफेयर, इन चीज़ों में भी वो बहुत सारे पैसे देते हैं, हेल्प करते हैं, सोशल कामों में बहुत हेल्प करते हैं। उससे क्या होता है, उनके बिजनेस की रेपुटेशन बहुत बढ़ती है मार्केट में। उसके बाद आता है अडॉप्टिंग द बेस्ट कॉरपोरेट कल्चर practices especially in the interest of the employees, customers and shareholder। कॉरपोरेट कल्चर प्रैक्टिसेस मतलब बिजनेस के अंदर जो भी प्रैक्टिस चल रही है, जो कल्चर चल रहा है एम्प्लॉयज़ के लिए या शेयर होल्डर्स के लिए, वो हम बहुत अच्छा मेंटेन करेंगे ताकि एम्प्लॉयज़ खुश रहे, ठीक है, शेयर होल्डर्स खुश रहे, कस्टमर्स खुश रहे। मान लो अभी अब हम एम्प्लॉयज़ की बात करें तो क्या कोई कंपनीज बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ देती हैं उनके एम्प्लॉयज़ को, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवलिंग फैसिलिटी देती है, वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी देती है, ठीक है, और पिकनिक पे लेके जाती है, बहुत वेलफेयर एक्टिविटीज़ भी बहुत करती है। तो ये क्या हो गया, हमने बहुत अच्छा कल्चर मेंटेन किया है हमारे कंपनी में। उससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ बहुत खुश रहते हैं एंड मार्केट में बिजनेस की गुडविल बहुत बढ़ जाती है। नाउ नेक्स्ट इज इफेक्टिव आफ्टर सेल सर्विस, स्पेशली इन द केस ऑफ ड्यूरेबल्स। काफ़ी सारी कंज्यूमर ड्यूरेबल चीज़ें होती है जहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस रिक्वायर्ड होती है, जैसे हम कहेंगे टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, ऐसी सारी जो चीज़ें होती है वहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस रिक्वायर्ड होती है। तो अगर हम प्रोडक्ट तो अच्छा दे रहे हैं, क्वालिटी गुड्स हमने बेच दिया,
लेकिन आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं दे रहे हैं तो फिर उस बिज़नेस की रेपुटेशन अच्छी नहीं रहती मार्केट में। आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी देना बहुत ज़रूरी है कॉरपोरेट इमेज बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा प्रेस्टीज वाला पॉइंट। 3 हमने देख लिए ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं बिजनेस के। चलिए अभी नेक्स्ट हम चालू करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आएगा प्रॉफिट। जब इकोनॉमिक फाइनेंस की हम बात करें, पैसे की बात करें, ठीक है, तो अभी बिजनेस ऑफ कोर्स प्रॉफिट कमाने की तो वो सोचेगा ही। ऐसा तो नहीं खाली कस्टमर के बारे में ही सोचेगा, ऐसा नहीं है, या फिर खाली सोसाइटी के बारे में ही सोचेगा, खाली गवर्नमेंट के बारे में, ऐसा नहीं होगा। बिजनेस को सबसे पहले प्रॉफिट खुद को भी करना है पड़ेगा, तब जाके वो ग्रो कर पाएगा, शेयर होल्डर को डिविडेंड दे पाएगा। तो प्रॉफिट इज मस्ट। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ the main economic objective is profit. Economic objective also include other objectives that lead to profit. The economic objectives are as follows. सबसे पहला है profit. Profit is the most important economic objective of a business unit. Profit is necessary for survival, growth and prestige of an enterprise. मार्केट में सर्वाइव करना है, सर्वाइवल के बाद ग्रोथ अचीव करना है एंड उसके बाद प्रेस्टीज कमाना है, तो प्रॉफिट करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस एंड अ साइन ऑफ एफिशिएंसी। प्रॉफिट क्या बताता है? एक तरह का इंडिकेटर है जिससे हमें पता चलता है हमने अच्छा बिजनेस किया या नहीं किया। एंड साइन ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब हमारी कॉस्ट के अगेंस्ट हमें रिटर्न कितना मिल रहा है, उसे हम एफिशिएंसी कहेंगे। तो अगर ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं उसका मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट के अगेंस्ट हमें रिटर्न अच्छा मिल रहा है, तब जाके हम प्रॉफिट कर पा रहे हैं। तो बिजनेस एफिशिएंट है या नहीं प्रॉफिट से पता चलेगा। जॉर्ज आर टेरी स्टेट्स इन द कॉम्पिटिटिव बिजनेस सिचुएशन profit must necessarily be earned so as to keep business alive for the benefit of the society and for the payment of government taxes. इन्होंने क्या बोला? इन द कॉम्पिटिटिव बिजनेस सिचुएशन, आजकल के कंपटीशन में प्रॉफिट करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि हम टैक्सेस पे कर सके एंड दूसरा सोसाइटी के लिए हम कुछ काम कर सके। नाउ प्रॉफिट्स कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर, प्रॉफिट्स को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर बिल्डिंग रिजर्व्स। नेक्स्ट इज रिवॉर्डिंग द शेयर होल्डर्स विथ हायर डिविडेंड। बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा तभी तो शेयर होल्डर को डिविडेंड दे पाएगा। रिवॉर्डिंग द एम्प्लॉयज़ थ्रू प्रॉफिट शेयरिंग, अगर कंपनी कुछ लेवल से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है तो एम्प्लॉयज़ को भी उसका फ़ायदा होता है, एम्प्लॉयज़ के साथ भी प्रॉफिट शेयर किया जाता है अलग अलग तरीक़ों से। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़, CSR एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी की जाती है, बिजनेस करता है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए करता है एक्टिविटीज़। तो प्रॉफिट यूज़ होता है इन सारी ही चीज़ों में। नेक्स्ट आता है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज़ रिसोर्स यूटिलाइजेशन। रिसोर्सेज बिजनेस में बहुत तरह के होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं एम्प्लॉयज़ है, लैंड है, कैपिटल है, ठीक है, मशीनरी है, नेचुरल रिसोर्सेज है। बहुत सारे रिसोर्स बिजनेस यूज़ करता है, तभी जाके वो गुड्स बना सकता है या सर्विस को दे सकता है। तो अब ये रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन और वेस्टेज कम होना चाहिए, तभी ही उसका एक फ़ायदा क्या होने वाला है, कॉस्ट कम होगी बिजनेस की एंड प्रॉफिट बढ़ेगा। एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बिजनेस relates to optimum utilization of scarce resources. A business firm operates with limited resources, therefore necessary to ensure that resources are allocated rationally and they are utilized in the best possible way. Resources को कैसा यूज़ करना है? बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करना है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं हमारे पास। कोई भी रिसोर्स ले लो, अनलिमिटेड नहीं होता कभी। A firm can make best use of resources by, कैसे बेस्ट यूज़ कर सकते हैं हम?
सबसे पहला है मेकिंग फुल यूज़ ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग वेस्टेजेस, नेक्स्ट इज डेवलपिंग वेस्ट टू रिसाइकल वेस्ट मटीरियल। जब भी प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है या सर्विस दी जाती है तो कुछ हद तक वेस्ट तो जनरेट होगा ही। अब उस वेस्ट का कभी कभी हम रीयूज़ भी कर सकते हैं या उसे रिसाइकल भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग एक्सेट्रा। यहाँ पे हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करेंगे। हमारे पास जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी क्वालिटी के एम्प्लॉयज़ हैं, हम क्या करेंगे, उनका प्रॉपर प्लानिंग करके उन्हें प्रॉपर पोस्ट पे काम देंगे, जो जिससे हम उनसे मैक्सिमम काम करवा सके, ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम करवा सके। तो वो हो जाएगा प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। ये सारे तरीके हम कर सकते हैं रिसोर्सेज यूज़ करने के लिए। नाउ थर्ड वन इज़ इनोवेशन। थर्ड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज़ इनोवेशन। बिजनेस इनोवेशन लाएगा तभी वो प्रॉफिट अर्न कर सकता है। इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नया करना, ठीक है। अब ये नया कैसे हो सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, ठीक है। हम अगर प्रोडक्ट की बात करें तो क्या होगा, कंटिन्यूअस R&D करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा कि कस्टमर को क्या क्या उसमें चेंजेस चाहिए, अकॉर्डिंगली इनोवेशन करना पड़ेगा प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। ये बात हो गई प्रोडक्ट से रिलेटेड। वैसे ही बिज़नेस जो अपनी प्रोसेसेस कर रहा है, जिस प्रोसेस से बिज़नेस चल रहा है, उसके अंदर भी वो इनोवेशन ला सकता है, ठीक है। जैसे हम मान लो अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, तो पहले हम मैन्युअली करते थे, तो हम क्या करेंगे, अभी हम टेक्नोलॉजी यूज़ करके, कंप्यूटर यूज़ करके करेंगे, सॉफ्टवेयर यूज़ करके फटाफट डेटा एंट्री करेंगे। टेक्नोलॉजी यूज़ किया हमने, हमारे प्रोसेस में कुछ चेंजेस किया, ठीक है। वैसे ही अलग अलग जो डिपार्टमेंट रहते हैं, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, सारे ही डिपार्टमेंट के प्रोसेस में भी हम कुछ ना कुछ नया इनोवेशन कर सकते हैं, है ना। इनोवेशन इज़ अ क्रिएटिव एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस of replacing old products or methods with new and improved ones। प्रोडक्ट में भी इनोवेशन आ सकता है या प्रोसेस में भी आ सकता है। टू सर्वाइव एंड सक्सीड इन द competitive business world, a business unit must always look for innovative ideas not only in production but also in other areas such as marketing, finance and HRM। सारे ही फील्ड में ट्राई करना है कि कुछ ना कुछ इनोवेशन आता रहे। इनोवेशन इन वेरियस फंक्शनल एरियाज कैन बी एज फॉलोज। अ बिजनेस फर्म मे डेवलप न्यू टेक्निक्स और प्रोडक्शन टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स। दूसरा है अ फर्म मे फाइंड आउट न्यू मार्केटिंग टेक्निक्स टू प्रमोट गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। नई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स हम ला सकते हैं। A firm may find out new ways of obtaining sources of finance and also for application of fund। फाइनेंस के हम नए सोर्स ढूंढ सकते हैं। A firm may adopt new ways of motivating employees to improve employees performance। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट सोच सकता है कुछ नया तरीका एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने का। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, इनोवेशन। नेक्स्ट आता है क्रिएशन ऑफ वेल्थ। चलिए वेल्थ क्रिएशन की हम बात करेंगे तो वेल्थ क्रिएशन किसके लिए होगा, ओनर्स के लिए होगा या हम कह सकते हैं शेयर होल्डर्स के लिए होगा। ये वेल्थ क्रिएशन कब हो सकता है, जब बिजनेस अच्छा प्रॉफिट करता है तभी वेल्थ क्रिएशन हो सकता है बिजनेस के अंदर। तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म इज टू क्रिएट वेल्थ by producing goods and services। A business firm adds utility value to natural resources, raw materials and increases wealth of the society। Now joint stock companies also increase the wealth of the shareholders through higher returns in form of dividends and bonus shares। कंपनीज में क्या होता है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज किया जाता है। कैसे, अच्छा प्रॉफिट करके उन्हें वो प्रॉफिट शेयर किया जाता है डिविडेंड के थ्रू, या तो डिविडेंड दिया जाता है या फिर बोनस शेयर्स, जो उन्होंने ऑलरेडी शेयर्स होल्ड किए हैं उसके ऊपर और बोनस शेयर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उनकी वेल्थ बढ़ जाती है, वेल्थ क्रिएशन होता है यहाँ पे।
तो ये हो गया हमारा फोर्थ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, क्रिएशन ऑफ वेल्थ। नाउ नेक्स्ट वन इज क्रिएशन ऑफ कस्टमर। क्रिएशन ऑफ कस्टमर, कस्टमर जितने ज़्यादा आएंगे बिजनेस के पास उतना ही ज़्यादा बिजनेस प्रॉफिट करेगा हमेशा। ठीक है, तो बिजनेस से हमेशा क्या ट्राई करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को वो अट्रैक्ट करे। अब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर कैसे आएंगे, क्वालिटी गुड्स या सर्विस प्रोवाइड किया, अच्छे से प्रमोशन टेक्निक्स यूज़ किया, तब जाके कस्टमर्स आते हैं बिजनेस के पास ज़्यादा से ज़्यादा। नाउ अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, देयर इज़ ओनली वन डेफिनेशन ऑफ बिजनेस पर्पस, टू क्रिएट अ कस्टमर। कस्टमर क्रिएट करना ये सबसे मेन काम है बिजनेस का। द कस्टमर इज़ द स्टार्ट एंड द एंड पॉइंट ऑफ एनी बिजनेस। बिजनेस शुरू होता है कस्टमर के लिए ही चलता है, तो स्टार्ट एंड एंड पॉइंट कस्टमर ही है बिजनेस के लिए। सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन द कस्टमर्स लॉयल्टी। कस्टमर्स लॉयल्टी मतलब कस्टमर हमारे पास से ही हमेशा गुड्स ले या सर्विसेज ले, उसे हम कहेंगे कस्टमर लॉयल्टी। ठीक है, अभी मान लो हमने कहीं से इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ठीक है, इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो हमें उसकी सर्विस अच्छी लगी तो हम उसी के पास से ही इंश्योरेंस लेंगे। हम किसी को भी रेफ़र करेंगे, चलो आप इसी कंपनी में जाओ वापस, तो उसे हम कहेंगे कस्टमर लॉयल्टी मेंटेन हो गई। हम कहीं किसी होटल में गए, हमें वहाँ का फूड पसंद आया, तो हम क्या करेंगे कि हमें वहीं जाना अच्छा लगेगा, हम किसी गेस्ट को लेके भी वहीं जाएंगे, तो क्या हुआ, उसके लिए हम लॉयल हो गए। ठीक है, उसे कहते हैं कस्टमर लॉयल्टी। नाउ अ बिजनेस फर्म नीड्स टू लोकेट कस्टमर। It must identify what, where and why and at what price customer would be willing to buy. बिजनेस ने ये सारी चीज़ें सर्च करते रहना है। फाइनली द फर्म मस्ट मेक अवेलेबल द प्रोडक्ट्स टू सेटिस्फाई कस्टमर रिक्वायरमेंट। ये सारी चीज़ें सोच के फिर बिजनेस ने क्या करना है, कस्टमर के लिए प्रोडक्ट्स अवेलेबल करके देना है एज पर देयर रिक्वायरमेंट। अ फर्म needs to maintain good relations with customers. Therefore, various techniques like salesmanship, advertising, publicity, sales promotion, consumer research, etc. can be undertaken effectively. Businesses क्या करते हैं, कस्टमर को खुश करने के लिए सारी ही चीज़ें करते हैं, या फिर कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए सारी चीज़ें होती है, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, सेल्समैनशिप एक्सेट्रा। ये हो गया हमारा फिफ्थ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज कॉरपोरेट इमेज। कॉरपोरेट इमेज को हम गुडविल भी कहेंगे। मार्केट में जो बिजनेस की गुडविल होती है उसे हम कहेंगे कॉरपोरेट इमेज। डेवलपिंग एंड एनहेंसिंग कॉरपोरेट इमेज इज वन ऑफ द मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। सम ऑफ द ब्रांड्स और कंपनीज enjoy high corporate image which leads customer trust and confidence। काफ़ी सारे लोग ऐसे, पहले कस्टमर्स कैसे थे, जहाँ पे कॉस्ट कम हो वैसे प्रोडक्ट लेना पसंद करते थे, लेकिन अभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट चेंज हो गए हैं, लोग अभी अच्छी ब्रांडेड चीज़ें लेना पसंद करते हैं। ठीक है, ऐसी कंपनी से लेना पसंद करते हैं जिसकी कॉर्पोरेट इमेज बहुत अच्छी हो। द कॉर्पोरेट इमेज लीड्स टू हायर सेल्स एंड कॉन्सिक्वेंटली हायर प्रॉफिट। अभी एग्जाम्पल दिया उन्होंने, इन 2022 एप्पल टॉप्स द लिस्ट ऑफ मोस्ट valuable brands in the world with a brand value of $355 billion, followed by Amazon $350 billion, and at the third place पे है था Google at $263 billion। ये हो गया हमारा सिक्स ऑब्जेक्टिव, कॉर्पोरेट इमेज। नाउ एक्सपांशन ऑफ मार्केट। मार्केट एक्सपांशन की हम बात करेंगे, ये भी होगा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। मार्केट एक्सपांड करना मतलब हम जो भी मार्केट शेयर हमारा है वो बढ़ाना या फिर नया प्रोडक्ट लाना, ठीक है, नए मार्केट में एंटर होना, उसे हम कहेंगे एक्सपांशन ऑफ मार्केट। अ बिजनेस फर्म में एम एट एंटरिंग न्यू मार्केट, बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। कोई भी मार्केट हो सकता है, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल। दिस वुड इनेबल द फर्म टू सर्वाइव ड्यूरिंग रिसेशन, grow and also gain reputation not only in domestic market but also in international market। ये सारे फ़ायदे हैं एक्सपांड मार्केट एक्सपांड करने के।
ठीक है, रेप्यूटेशन भी मिलती है मार्केट में, ग्रो भी हम कर सकते हैं, एंड इन केस ऑफ रिसेशन, कभी रिसेशन आ गया तो हम मार्केट में सर्वाइव भी कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस हमें बंद नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज सेल्स। सेल्स की हम बात करेंगे। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑल्सो इंक्लूड द सेल्स ऑब्जेक्टिव। Sales and market share are two different objectives, although they are interrelated. Higher sales need not necessarily translate into higher market share and vice versa. देखिए, सेल्स की हम बात करेंगे, कंपनी ट्राई करेगी उसका सेल्स हमेशा ही बढ़ता रहे। ठीक है, अब यहाँ पे उन लोगों ने बोला है सेल्स बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट शेयर बढ़ गया। उसका मतलब क्या हुआ कि जितने लोग, मान लो अब जितने कस्टमर आपके पास से ले रहे हैं, बिजनेस से गुड्स ले रहे हैं, उतने ही ले रहे हैं, लेकिन अभी अगर हमने हाई प्राइस पे उसे बेचा है तो हम कह सकते हैं कि सेल्स बढ़ गया, पर मार्केट शेयर तो नहीं बढ़ा है। ठीक है, तो सेल्स बढ़ने का मतलब ये नहीं होता हमेशा कि मार्केट शेयर बढ़ गया। नाउ एवरी फर्म एम्स एट हायर सेल्स विच इन टर्न मे लीड टू हायर प्रॉफिट। ऑफ कोर्स सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। सेल्स कैन बी इंक्रीज बाय अडॉप्टिंग द राइट मार्केटिंग मिक्स, दैट इज प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करना पड़ेगा सेल्स बढ़ाने के लिए? राइट मार्केटिंग मिक्स करना पड़ेगा, प्रोडक्ट डिज़ाइन परफेक्ट हम करेंगे, प्राइस परफेक्ट चार्ज करेंगे, प्रमोशन टेक्निक एंड प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पे गुड्स को हमें सेल करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो चीज़ें भी हम परफेक्टली डिज़ाइन करेंगे या परफेक्टली सोचेंगे। नेक्स्ट है मार्केट शेयर। एवरी फर्म एम्स एट इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। अ बिजनेस फर्म कैन इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर बाय adopting right marketing mix, effective dealers network, excellent after sale service, emphasis on customer relationship management etc. मार्केट शेयर को हमेशा ही बढ़ाना होगा, तब जाके ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मतलब मान लो हमारा प्रोडक्ट अभी 10% का हमारा मार्केट शेयर है, तो हम उसे बढ़ाने की ट्राई करेंगे 20%, 30%। उसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर ले रहे हैं हमारे पास से प्रोडक्ट, और ये सब हम कर सकते हैं राइट मार्केटिंग मिक्स करके, डीलर नेटवर्क बढ़ा के, आफ्टर सेल सर्विस हम अच्छी देंगे, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे। ये सब करके हम मार्केट शेयर बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। चलिए प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन कर सकते हैं हम। A firm must aim at introducing new product lines and or brands. Therefore, a business firm must spend a part of profit on R&D. क्या करना है बिजनेस ने? प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन मतलब नया प्रोडक्ट लाते रहना है। कैसे आएगा नया प्रोडक्ट? इनोवेशन करके। और इनोवेशन कैसे होगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके। The introduction of new products and brands would help the organization in several ways, such as to increase its overall market share. Innovation लाके हम क्या कर सकते हैं? मार्केट शेयर बढ़ा सकते हैं। फेस द कंपटीशन इफेक्टिवली इन द मार्केट। कंपटीशन में हम टिक सकते हैं। अर्न हायर प्रॉफिट। ऑफ कोर्स प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा हमारा। तो ये हो गया हमारा 10th इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इसी के साथ हमारे दो यहाँ पे आज टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ख़त्म हो गए। नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।